नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 19 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल की सरकार को इजराइल के हाईकोर्ट से लगी भयंकर फटकार। इसके बाद अब शायद नेतन्याहू की सरकार गिर भी सकती है। वहीं आज ब्राजील से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, वो आईसीसी के साथ जाके नेतन्याहू को कर सकते हैं गिरफ्तार। इसमें भी एक पेच है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। वहीं ईरान ने न्यूक्लियर पावर को लेके भी एक अहम खुलासा किया है। तो आज खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सीरिया से भी कुछ बड़ी अपडेट आई है। खैर, इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग अगर इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फिलिस्तीन के हक में कमेंट बॉक्स में दुआ जरूर कर दें। न जाने किसकी दुआ कब कबूल हो जाए। खैर, आप कमेंट करते रहिए, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आई है, ये खबर ब्राजील से आई है। ब्राजील ने ईरान से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमारे आसपास नेतन्याहू कहीं भी दिख जाता है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आपको याद होगा, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी देश हैं वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करें, चूंकि नेतन्याहू ने जेनोसाइड यानी नरसंहार करवाया है, इंसानियत का दुश्मन है, एक शैतान है, बस मौत बांटता है। इस वजह से जिसके भी पास नेतन्याहू दिखे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इस पे कुछ देशों ने एग्रीमेंट दी थी, कहा था कि हमें मौका मिला तो हम गिरफ्तार करेंगे। कुछ देशों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, कहा कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अब ब्राजील का स्टैंड निकल के सामने आया और ब्राजील ने ईरान से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू हमारी जद में आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। खैर, जब ये बातचीत हो रही थी तब ईरान ने भी एक अहम ऐलान किया। ईरान का कहना है कि हम अपने यूरेनियम इंक्रोचमेंट को, यानी जो यूरेनियम खोद रहा था ईरान, जो परमाणु फैसिलिटीज के लिए, मैं बम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ईरान का अपना खुद का कहना है कि परमाणु बम इस्लाम और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो केवल इंसान की भलाई के लिए है। तो अगर उसी की बात माने तो ईरान ने फिर कहा है कि हम अपने जो भी यूरेनियम इंक्रोचमेंट के प्रोग्राम थे उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे, किसी भी तरह की उसमें रोक टोक किसी भी देश की बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अगर अमेरिका भी रोकता है तो हम नहीं रुकने वाले, इजराइल की बात को तो हम सीरियस लेते भी नहीं। तो आज बुरी तरीके से फन फैला के ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इजराइल को। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर सीरिया से निकल के सामने आई। दरअसल सीरिया के अंदर थोड़े टाइम पहले, चंद घंटे पहले ही जंगबंदी का ऐलान हुआ था। सीरिया में जो ड्रूज कम्युनिटी है और बाकी जो ट्राइब्स हैं, बाकी अल-सरा की जो सरकार है, इन तमाम लोगों के बीच, तमाम समूहों के बीच, तमाम ग्रुपों के बीच लड़ाई देखने को मिल रही थी। इजराइल ने इसमें बढ़िया से अपना हाथ सेंका, अटैक किया, जितने भी हथियारबंद चीजें थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, टैंक्स को खत्म कर दिया, बाकी आर्मी बेस पे हमला किया, उसको भी बर्बाद कर दिया। इसके बाद खबर निकल के सामने आई थी कि ड्रूज कम्युनिटी और एसटीएस के बीच समझौता हो गया और साथ ही जो एसटीएस की सरकार है उसने अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को ड्रूज कम्युनिटी के इलाके से वापस बुला लिया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इस रिपोर्ट में एक अजीब सी अपडेट है। दरअसल फिर से सीरिया के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। इस बार लोकल ट्राइब्स और जो ड्रूज कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच फिर से लड़ाइयां देखने को मिली है। अब इसमें एक बड़ा आरोप लगा है कि ड्रूज कम्युनिटी को इजराइल हथियार दे रहा, पैसे दे रहा, मदद कर रहा। उधर जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको एसटीएस की जो सरकार है वो फंड दे रही। यानी आमने सामने की लड़ाई न लड़के ये दोनों अब अपने अपने ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुपों को मदद करके हथियार, पैसे, ताकत, तमाम वो चीजें, जो चीजें आप सोच सकते हैं, ये तमाम मदद दे करके ये दोनों ग्रुपों को लड़वा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो सीरिया के खिलाफ इजराइल उठा रहा। इजराइल ने बड़ा हमला किया, रिपोर्ट आपके सामने है। जो पावर स्टेशन था उस पावर स्टेशन को ही उड़ा दिया। यानी अगर कोई काम सीरिया के राष्ट्रपति तक भी करना चाहे तो बिजली की फैसिलिटी अब उनके पास बहुत कम है, बिजली के स्टेशन को ही उड़ा दिया। यानी कई साल पीछे ढकेलने का काम सीरिया को इजराइल ने कर दिया। इधर अल-सरा का बड़ा बयान फिर निकल के सामने आया। अल-सरा ने अपने मुंह से कहा कि भाई हम लड़ाई से नहीं डरते, हम डरने वाले कौम नहीं है, हम बहुत बहादुर कौम है,
हालांकि ये तमाम बातें शोभा नहीं देती अलसरा को, चूंकि जिस हिसाब से सीरिया ने इस समय इजराइल के सामने हथियार डाले हैं, बहादुरी, इंसानियत, मानवता, खुददारी, रीढ़ के पानी, गूदा, ये सब बड़े छोटे और वाहियात से शब्द लगते हैं अगर सीरिया में कोई बोलता है। तो चूंकि जिस हिसाब से हथियार डाला है, गाजा के पास भी ऑप्शन नहीं था। गाजा चाहता तो सरेंडर कर देता, हमास चाहता तो हाथ ऊपर कर देता। भाई कहां हथियार है, कहां पैसा है, कहां खाना पानी है। लेकिन जिसको लड़ना है वो लड़ेगा, जिसको हथियार डालना है तो भाई 100 बहाने तो रेडी हैं सबके पास। खैर क्या ही कहा जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर सना से निकल के सामने आई और कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये तस्वीरें सना की हैं। सना में हजारों लाखों की तादाद में लोग आज सड़कों पे निकले और इन्होंने फिलिस्तीन के हक में दुआएं की, लाखों की तादाद में। आज फ्राइडे था, जुमा था, जुमे की नमाज में लाखों की तादाद में ऐसा लग रहा था कि ये सना की तस्वीर ना होके फिलिस्तीन की ही तस्वीर है। इतने लोग हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए, इतने लोग फिलिस्तीन का साफा बांधे, हाथों में रिबन लिए, फिलिस्तीन के जो भी फ्लैग्स हैं उसको लिए, फिलिस्तीन फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए घंटों तक इन्होंने दुआएं की। और ऐसे हाल में आप सीन सोचिए, जिस टाइम 2 दिन पहले, अभी परसों की बात है, जब यमन की तरफ से इजराइल पे हमला किया गया था। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इजराइल भी रिएक्ट करके यमन के ऊपर हमला कर दे। इसके बावजूद, इतना खतरा होने के बावजूद भी लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा थे। न चेहरे पे कोई डर, न कोई शिकन, बस एक जज्बा, फिर फिलिस्तीन। तो ये चीजें सीरिया को भी समझनी चाहिए कि जज्बा यहां से आता है, ना कि पावर से। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर यूएई से निकल के सामने आ रही है। ये खबर अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली है, जहां तमाम देश इस उम्मीद में लगे हुए हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बेचारे परेशान हैं कि अरब कंट्रीज क्यों कुछ नहीं कर रहे। अरब कंट्रीज गजा के लिए कब मुंह खोलेंगे, कब गजा के साथ अरब कंट्रीज खड़े होंगे, कब गजा के लिए कुछ कदम उठाएंगे। वहीं यूएई का एक मामला आपको बता देता हूं। यूएई में $1 बिलियन की डील हुई है चाइना के साथ। $1 बिलियन की डील चाइना ने यूएई के साथ की है। बदले में 350 E20 टैक्सी लेगा यूएई। ये टैक्सी उड़ने वाली टैक्सी होगी। इस टैक्सी में अगर आप बैठते हैं तो जैसा आपने बढ़िया हॉलीवुड की मूवीज में देखा कि टैक्सी पे बैठे, टैक्सी हवा में उड़ी, उड़ा के कहीं और आपको पहुंचा गई, यानी एक उड़ता फिरता हेलीकॉप्टर समझे। लेकिन उसका काम टैक्सी के तौर पे होगा, उसका जो डिजाइन होगा वो टैक्सी जैसा होगा। इसका नाम E20 है। तस्वीरें क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो लगभग $350 बिलियन की टैक्सी खरीद रहा है यूएई। और इधर गजा के लोगों के पास खाना नहीं है, गजा के लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। आज हालत ऐसी है कि यूएन को ऑफिशियली बयान देना पड़ रहा है कि गजा के लोग अगर इजराइल हमला ना करे तो भी मार ही जाएंगे, क्योंकि ना पीने को पानी है, ना खाने को खाना है, और साथ ही इनके पास बेसिक सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल में फ्यूल तक खत्म है। तो ये लोग कहां जिएंगे। तो एक तरफ $1 बिलियन की टैक्सी और दूसरी तरफ गजा के लोगों के हाथों में कटोरा, और दोनों ही देश मुस्लिम कंट्री है। खैर क्या ही कहा जाए। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो आज की हेडलाइन थी वो खबर आपको बताता हूं। अभी हाल फिलहाल में एक मामला चल रहा था इजराइल के अंदर। इजराइल के एंटोनी जनरल को हटाने का काम इजराइल की सरकार ने किया था और इसी को लेके मामला वहां के हाई कोर्ट ने गया था। अब मामला जब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि इजराइल की सरकार अगर किसी को भी हटाती है या फिर हटाने के बारे में सोचती है तो मामला सबसे पहले हाई कोर्ट के सामने आएगा। हाई कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा कि इस आदमी को रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। उसके बाद ही इजराइल की सरकार किसी को हटा सकती है। बहरहाल एंटोनी जनरल को हटाने का जो मामला था उसको हाई कोर्ट ने पेंडिंग में डाला है, यानी जो सस्पेंशन था उसको रोका गया। अब आपको लगेगा कि ये कौन सी खबर है, तो बड़ी अहम खबर है। दरअसल इजराइल की सरकार यानी नेतन्याहू की सरकार उन तमाम लोगों को चुन चुन के साइडलाइन करना चाहती थी जो लोग थोड़ी सी भी गजा के हक की बात करते थे, जिन लोगों के जमीर में एक शब्द आता था कि लड़ाई हमास से थी, हमास को मिटा दो, लेकिन गजा के लोगों को ना कुछ करो। लेकिन मौका देख के, नजाकत देख के इजराइल की सरकार ने इन लोगों को हटाने का काम किया। इसी में से कुछ लोग हाई कोर्ट गए, वहां की हाई कोर्ट गए, दरवाजा खटखटाया कि भाई इंसाफ दो, इस हिसाब से हमें क्यों हटाया जा रहा। तब हाई कोर्ट ने कहा कि नेतन्याहू ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तुम भी कुछ सालों के ही प्रधानमंत्री हो, इजराइल चलता रहेगा, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, इस हिसाब से काम ना करो कि जब तुम जाओ तो तुमसे भी कोई बदला ले। खैर आज हमास से भी एक अपडेट आई है। हमास के स्पोक पर्सन, नाम मैं नहीं लूंगा,
क्योंकि नाम लेने से चेहरा हाईलाइट होता है, इजराइल टारगेट करता है। इजराइल के खिलाफ आज हमास पे स्पोक पर्सन ने अपना स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 4 महीने से लगातार सीज फायर की बात हो रही, 4 महीने से लगातार सीज फायर के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल सीज फायर करने को तैयार नहीं है। इस वजह से इजराइल के खिलाफ हमास और उसके बाकी जितने अलायंस है, जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस है, सबने अब अहम फैसला किया है कि अब ये फिर से उसी ताकत के साथ इजराइल से लड़ेंगे, उसी ताकत उसी मुस्तैदी के साथ इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएंगे, उसी ताकत उसी मुस्तैदी के साथ इजराइल के आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी सीज फायर के बारे में जो हम लोग सोच रहे थे वो चीजें अब नहीं हो पाएंगे, अब पूरी ताकत के साथ इजराइल को जवाब दिया जाएगा। तो इसके बारे में अब क्या ही कहें। तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। तब ये थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी बोलने में आपको हाफड़ा जैसी चीजें देखने को मिली होगी, बोलने में हाफ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।